ज़ूम टीवी में फिट एंड फैबुलस गोल्ड्स जिम की मैं कैलेंडर मॉडल हूँ और जैकलिन फर्नांडिस और अश्मित पटेल के साथ मेरा फोटोशूट उसी कैलेंडर में है। रिया सेन ने मुझे अवार्ड दिया था और मलाइका सब लोगों के साथ हमारी शूटिंग हुई हुई है, सब है उस कैलेंडर में। मेरे दादू कहते थे 100 चाचे एक प्यो, 100 दूध एक क्यों। मतलब 100 चाचे हो सकते हैं पर बाप एक ही होता है। जैसे रोडीज आता था MTV पे, वैसे मैंने MH1 का किया था निडर। लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका। दिल्ली आज तक प्रस्तुत करता है मस्ती की पाठशाला और हम आ गए हैं जेम्स रोहिणी सेक्टर 3 में। पता नहीं कहां से मेरे को अभी भी गूज बम्प आ रहे हैं पूरे मुंह पे। कहां से मैंने वो बोल दिया कि कभी बचपन है कभी जवानी है, कभी बचपन है कभी जवानी है, झूमती हुई कुछ इस तरह से जिंदगानी है। कि कभी बचपन है कभी जवानी है, झूमती हुई कुछ इस तरह से जिंदगानी है। कौन कब किस पे करता है वक्त बर्बाद। दोस्तों आप सब यहाँ आए, ये आप सबकी मेहरबानी है। आपने देखा होगा, आप रेस्टोरेंट जाते हो, बिल्कुल आपको रेस्टोरेंट का नाम याद रह जाता है, शेफ का नाम तो नहीं है। नहीं है ना? हाँ, मानते हो आप? true, तो मैंने कहा जब शेफ का नाम नहीं है, शेफ का नाम कौन देगा? true. तो ऐसे ही बैठे बैठे, क्योंकि मैंने एंकरिंग इतनी करी है, मेरे दिमाग में आया यार शेफ को लाइट मिलनी चाहिए, नाम क्या होना चाहिए। बहुत सोचा। मैंने कहा शेफ स्पॉटलाइट। थोड़ी सी जमीन थोड़ा आसमां, तिनकों का बस एक आशियां। तो मुझे शुरू से थोड़ी सी जमीन चाहिए थी, थोड़ा सा आसमान चाहिए था और लगता नहीं था कि कभी कुछ मिलेगा, पर सब दिया उसने, सब कुछ मिला है, सब कुछ चंगा है, सब कुछ चंगा है। आदाब, आवाज द वॉइस के स्पेशल पॉडकास्ट में आपका खुश आमदीद है। वो कहते हैं ना कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक कहानी होती है, स्ट्रगल्स की, फेलियर्स की और अनथक डिसीजंस की। आज हमारे इस पॉडकास्ट में एक खास मेहमान हैं, ये शिल्पा भसीन है। आपका बहुत बहुत खुश आमदीद है। आपकी क्रिएटिव जर्नी, रियलिटी शोज करना, जो भी आपकी जिंदगी के साथ जुड़ी ये जर्नी है, इसको हम बिल्कुल तफसीलन डिस्कस करेंगे। पहले आपका खुश आमदीद है। थैंक यू सो मच गोहार, थैंक यू मुझे आवाज देने के लिए, मेरी कहानी को आवाज देने के लिए। देखिए, कहानी आपकी बड़ी खास है और जो हमारी ऑडियंस है वो भी जानना चाहेंगे। लेकिन मैं शुरुआत करूंगा कि आपके नाम के साथ CEO, क्रिएटिव डायरेक्टर और स्पीकर जैसे कई टाइटल्स हैं। इनके पीछे की कहानी क्या है और आप आती कहाँ से हैं? थोड़ा सा हमारे जो व्यूअर्स हैं उन तक पहुंचाएं आप। एक्चुअली मुझे लग रहा है ये शायद कई बार मुझसे पूछा गया, पर मैंने इस तरह एक्सप्लेन नहीं किया डिटेल में, जो मैं शायद आपके पूछने पे जरूर बताना चाहूंगी। ओह, डेफिनेटली। मैं एक बिजनेस फैमिली से हूँ। अगर आपने येलो पेजेस टेलीफोन डायरेक्टरी का नाम सुना है, बिल्कुल। वो मेरे पिताजी भारत में लेकर आए और उसका नाम ऊंचा किया। चाहे वो 600 शहर हो, 400 शहर येलो पेजेस हो। श्री मनोज भसीन एंड श्रीमती नीरजा भसीन, मेरे माताजी और पिताजी ने हमें दिखाया कि एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग की जो दुनिया है वो कितनी हसीन है और खूबसूरत है। तब मैंने पहली बार कुछ बॉलीवुड के नाम सुने थे, बड़े बड़े नाम। बट क्योंकि मेरा पढ़ाई की और रुझान बहुत था, सो मैं लॉयर बनना चाहती थी। ऐसा सुनकर मेरे देखने वालों को शायद आज हैरानगी होगी इस शो पर, जो भी सुन रहे होंगे, पर मैं लॉयर बनना चाहती थी। और पूरी जिंदगी मैंने पढ़ाई करी, कोई और दोस्त भी नहीं बनाया। एक ही दोस्त रही मेरी पूरी जिंदगी ख्याति। शायद मुझे ये भी नहीं पता था कि इसके बाहर भी कोई दुनिया है, किताबों के बाहर भी। बट जिंदगी ने कुछ ऐसे मोड़ लिए हैं कि कहते हैं कि मैंने अर्शों से फर्शों का और फर्शों से अर्शों का सफर देखा है। तो मेरे पिताजी जब अर्श से फर्श पर आए तो मेरे लॉ करने का ड्रीम टूट गया और उन्होंने कहा अब तो कुछ जो भी 1-2 लाख रुपए में हो जाता है वो कर लो। तो किसी ने बोला एयर होस्टेस बन जाओ, क्योंकि आई एम 5'7" एंड आई वाज 0 फिगर दैट टाइम। तो मुझे लुफ्तांजा एयरलाइन से डायरेक्ट ऑफर आ गई एयर होस्टेस की, बिना कोर्स करे। किसी ने बोला नहीं हमारे खानदान की लड़कियां एयर होस्टेस बनेंगी। किसी ने कहा हमारे खानदान की लड़कियां मॉडलिंग करेंगी। तो मेरे पापा जो थे वो बहुत लिबरल थे, जबकि कोई भी उनके खानदान में इतना ओपन माइंडेड नहीं था जितने पापा थे। क्योंकि दिल्ली बिजनेस फैमिलीज, उनका एक बबल होता है, ये नहीं करना है, ऐसे करना है, ऐसे चलना है, ऐसे बैठना है। तो मेरे पापा ने बोला आपका जो मन करता है करो। मैंने कहा पापा
वो तो मेरा वो सिचुएशन हो गई जब दिल्ली टूट गया, हम जी के क्या करेंगे, क्योंकि लॉ करना था, लॉ ही नहीं कर पाए। ऑल इंडिया हिस्ट्री टॉप की, ऑल इंडिया पॉलिटिकल साइंस टॉप की, सब कुछ टॉप किया, सीबीएसई से सर्टिफिकेट भी आ गया घर पर, बट जो ऊपर वाले को मंजूर होता है। मैंने कहा अब आप जो भी करवा दोगे कर लेंगे, बट एक शर्त है, रेगुलर कॉलेज करूंगी, मुझे देखना है रेगुलर कॉलेज कैसा होता है, कॉलेज तो जाना है कॉलेज तो जाना है। तो बस मास कॉम करवाई उन्होंने मेरी जिम से। और एक सोचिए पढ़ाकू कीड़ा, उसको आप मास कम्युनिकेशन में डाल रहे हैं, जो बिल्कुल ही ताल्लुकात ही नहीं है टीवी से, मुझे लेना देना नहीं है टीवी से। मैंने आज तक टीवी खोल के नहीं देखा, मुझे कोई शौक नहीं है। मूवी मेरे घर में मैंने कभी देखी नहीं मूवी हॉल पे जाकर, शायद मैंने सेकंड ईयर तक भी मूवी नहीं देखी होगी अपने स्कूल। तो मुझे उन्होंने डाल दिया ग्लैमर में, क्योंकि वो 1,90,000 में हो जाता है, और उतने ही थे मेरे पिताजी के पास। अभी ऐसे करोड़पति इंसान के पास उस समय इतने ही थे, लेकिन मैंने अपने माँ बाप को कभी सवाल नहीं पूछा। मैंने कहा आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी। उन्होंने कहा मास कॉम करो, मैंने कहा ओके, क्योंकि तुम्हारी दोस्त की बेटी कर रही है तो तुम उसके साथ चले जाना, उसके साथ आ जाना। मैंने कहा ओके, ऐसे बस मास कॉम शुरू करा। उसके बाद पूरी क्लास बंक पे गई थी। आज तक मेरे कॉलेज में आए कैंपस रिक्रूटमेंट के लिए, एक ही शख्स मौजूद था, मैं। उन्होंने मुझे ही माइक दे दिया। क्या कहानी है? उन्होंने मुझे माइक दिया। 90 बच्चे बंक पे थे, इकलौती इंसान कॉलेज आई थी जिसे उस दुनिया से, उस क्लास से, टीवी से, मीडिया से कोई लेना देना नहीं था, और उसको उन्होंने माइक दे दिया। और मैंने माइक पे बोला मैं क्या बोलूंगी, नवनीत एंकर थी शो की मस्ती की पाठशाला, कहती आज तुम ही एंकरिंग करोगे। मैंने कहा बट मुझे तो पता ही नहीं टीवी और ये एंकरिंग ये क्या होता है। कह रही बोलना आता है, मैंने कहा हाँ। कह रही शुरू हो जाओ। और जैसे अभी मेरे हलक से ऐसे सांस नीचे, और मैंने कहा यार ओ माय गॉड, तो अभी मेरे जैसे आज भी सांस ऊपर नीचे हो रही है, मुझे वो पल याद आ रहा है। मैंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, स्वागत है आपका। दिल्ली आज तक प्रस्तुत करता है मस्ती की पाठशाला, और हम आ गए हैं जेम्स रोहिणी सेक्टर 3 में। पता नहीं कहां से, मेरे को अभी भी गूज बम्प आ रहे हैं मेरे पूरे मुंह पे। कहां से मैंने वो बोल दिया। मेरे जैसा इंसान जो एक से दूसरा दोस्त नहीं बना पाया अपनी जिंदगी में, जिसने कभी बॉयफ्रेंड नहीं बनाया फर्स्ट ईयर तक, लड़कों से बात करनी नहीं आती, कभी बात ही नहीं करी, हमेशा नौकर चाकरों के साथ जिंदगी देखी, माँ बाप के अलावा दुनिया ही नहीं, 2 भाई, घर, बस। मतलब अगर गोविंदा की कादर खान वाली स्टोरी होगी तो वो मेरे ऊपर बनेगी लड़कियों की। और मेरे को इन्होंने डाल दिया ऐसे कॉलेज में, मास कॉम में। और मस्ती की पाठशाला में घर पहुंची, मेरे दादू मिठाई बंटवा रहे हैं। मैंने कहा क्या हो गया। कहते तुम आज तक नेशनल टेलीविजन पे हो, टीआरपी क्रॉस कर गई है शो की। अगले दिन से मुझे काम आना शुरू हो गया। कौन सा सेमेस्टर था ये मेरा फर्स्ट ईयर की एंडिंग थी, मतलब इंटर्नशिप भी नहीं शुरू हुई थी। और मैंने Then you entered, in media field, right? Because I was doing mass comm, then Aaj Tak came. So Aaj Tak is a big name, and Delhi Aaj Tak gave me only one episode that aired so much, and because of that they put my posters in my college. बड़े बड़े पोस्टर लगा दिए मेरे कॉलेज में, लोगों के एडमिशन हो रहे हैं वो देख देख कर। फिर कोई लुकिंग बैक नहीं। फिर मैंने कॉमनवेल्थ की ओपनिंग करी, रियो ओलंपिक्स किया, आईसीसी की ट्रॉफी इंडिया आई तो मैंने एंकरिंग करी। तो मैंने लाइव एंकरिंग शुरू कर दी। फिर मुझे किसी ने बोल दिया ऐसे ही, अरे तुम तो बच्चे हो। जो लोग गूगल पे आते हैं ना वो होते हैं मशहूर। तो मैंने किसी से पूछा ऐसे ही, तो मैंने ना इवेंट की एंकरिंग शुरू करी, क्योंकि मुझे पैसों की बहुत जरूरत थी। मैं सुबह घर से निकलती थी बस में 10 रुपए लेकर, और 10 ही रुपए में मुझे हरिनगर से रोहिणी पहुंचना होता था। तो मैं पैदल जाती थी बस स्टॉप तक, बस स्टॉप से रोहिणी, रोहिणी से पैदल अपने कॉलेज। और वहां पे मैंने कभी कैंटीन में खाना नहीं खाया। बाकी उस कॉलेज में सिर्फ रईस बच्चे आते हैं। It was in year लोग गेस कर लेंगे, लेकिन 2008। सो सब रईस बच्चे आते थे। दिल्ली का सबसे नामी गरामी रईसों का कॉलेज था। वो बच्चे बस ऐश करने आते थे। मैं इकलौती इंसान हूँ जिसने उस कॉलेज में पहली बार 94% लेके आया, जो क्योंकि मुझे तो पता ही नहीं था ना हासिल करना था कुछ। नहीं, मुझे आदत थी 100%, 99, 98 शुरू से, बचपन से हार्ड वर्किंग। तो मेरी डीन ने बोला क्या हो गया, तबीयत ठीक है, 50% भी बहुत है यहाँ। मैंने कहा मुझे नहीं आता इससे कम पढ़ाई करनी, ऐसे बोला मैंने। हाँ, हमने सुना कि बिग बॉस की भी कहानी आपके साथ जुड़ी है। अगर मतलब
आप वो हमारे साथ शेयर ये आपको किसने बताया? पहले तो ये शायद मेरे ही मुंह से सोर्सेज होते हैं ना। सोर्सेज हैं आपके, हाँ। काफी अच्छे सोर्सेज हैं। तो बिग बॉस का घर मुझे मिला, बट जब मैं एंडेमॉन शाइन के ऑफिस बैठी थी, काफी लोग मेरे साथ थे उस समय। उस सीजन में पहली बार उन्होंने रियल लाइफ के लोगों को बुलाना शुरू किया था। वो पहला सीजन था जब स्टार भी आते थे और रियल लाइफ के लोग आते थे। ओह, उसके बाद तो अब हर सीजन में आने लग गए, true. पर उस पहले सीजन में मुझे जब मुंबई से कॉल आया कि शिल्पा तुम्हें बिग बॉस करना है, ऑफ कोर्स उससे पहले ही मैंने रियलिटी शो करे हुए थे। मुझे रियलिटी शोज के कौन सब कौन? मैंने जूम टीवी में फिट एंड फैबुलस, गोल्ड्स जिम की मैं कैलेंडर मॉडल हूँ, और जैकलिन फर्नांडिस और अश्मित पटेल के साथ मेरा फोटोशूट उसी कैलेंडर में है। रिया सेन ने मुझे अवार्ड दिया था, और मलाइका, सब लोगों के साथ हमारी शूटिंग हुई हुई है, सब है उस कैलेंडर में। यूटीवी बिंदास इमोशनल अत्याचार, हाँ, यूटीवी बिल्कुल। बिंदास का मैंने शो किया था, वीडियो वॉर्स, इंडिया का पहला वीडियो ब्लॉगिंग शो, जब किसी को ब्लॉगिंग भी नहीं पता थी क्या होती थी। तो मैंने वो शो किया और जीता उसे दिल्ली से सब लोगों के बीच में। उससे पहले मैंने प्रतिज्ञा के लिए एंकरिंग करी, बहुत फेमस हुआ है शो प्रतिज्ञा। फिर मुझे बालिका वधू का लीड रोल ऑफर हुआ था, बट उस समय मेरे पापा का देहांत हो गया था, तो मुझे ये नहीं पता था कि मैं घर वालों को देखूं या मुंबई जाऊं, क्योंकि अगर आप मुंबई जाते हो तो आप रिश्ते तोड़ देते हो। कम ध्यान रहता है फिर। कम नहीं, खत्म। ऐसा क्यों? मैंने अपने करीब से देखा है। अगर आप मुंबई जाते हो तो आप रिश्ते खत्म करके जाते हो। आप समझ लो कि आप दूसरे वतन चले गए हो, काला पानी की सजा मिल गई है आपको अगर हम मुंबई जा रहे हो दिल्ली से तो। और अगर कोई भी मेरा मुंबई का दोस्त बोल दे कि मैंने गलत बोला है तो मैं एंकरिंग छोड़ दूंगी। बड़ी बात है। क्योंकि जब मैं मुंबई गई, मुझे मुंबई से बहुत प्यार है। आई लव मुंबई। आज मेरे पास वो शायद जेब में पैसे भी हैं, शायद वो माइंडसेट भी है कि अब मैं मुंबई जाऊंगी तो मुझे घर वालों को नहीं छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि लेकिन तब मैं कुछ नहीं थी। अब आप चाहे आपको बालिका वधू मिले, चाहे आपको 2 बहनें मिले, चाहे आपको वी पॉप स्टार मिले, चाहे आपको बड़े से बड़ा शो मिले, पर अगर आप स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट हो तो आपके घर वाले भी स्ट्रगल करेंगे आपसे बात करने के लिए, और शायद इस भीड़ में आप जिंदगी के सारे रिश्ते छोड़ दोगे। पर मैंने अपना इतने करीबी रिश्ते खोए हैं कि मैं तैयार नहीं थी अपनी माँ और अपने भाइयों को छोड़ने के लिए। मैं मतलब ही नहीं हूं, मैं कुछ भी हूं। बैक टू द क्वेश्चन, बिग बॉस वाला। बिग बॉस भी इसीलिए छोड़ा। बिग बॉस इसलिए छोड़ा, मेरा दुबई में एक शो आ रहा था और मुझे वहां एंकरिंग करनी थी। मैंने कई दिन पहले हाँ बोल दी थी उस एंकरिंग के लिए। और सिंगापुर में भी एक शो था एयरटेल का। अब जिस बंदे ने, जिस इंसान ने मुझे बुक कितना किया, ट्रैवल किया है आज तक? ट्रैवल मैंने बहुत किया है। लाइक कौन कौन सी कंट्री? मैंने एशिया ऑलमोस्ट हो चुका है मेरा। और स्टार्ट मैंने किया था सिंगापुर से, मेरी पहली कंट्री। उसके बाद दुबई बहुत बार, उसके बाद सिंगापुर बहुत बार, बाली बहुत बार। तो सबसे अच्छी जगह थाईलैंड बहुत बार। जिसके साथ मेमोरीज हो, कोई कंट्री, मतलब अगर इंसान से मिलती जुलती मेमोरी की बात हो, जिस इंसान से मुझे सबसे ज्यादा प्यार है, तो काठमांडू। काठमांडू। मेरे दादाजी का बर्थडे बनाने गए थे हम। और अगर शोहरत की बात हो, नाम, शोहरत, सक्सेस, तो मेरे लिए थाईलैंड। थाईलैंड ने मुझे वो दिया है जो दुनिया में किसी देश ने नहीं दिया। सुकून, नाम, अपने देश के लिए, अपने देश के लिए वो इज्जत जो शायद दुनिया की कई कंट्रीज में भारतीयों को नहीं मिलती, पर वो वहां मिली। आज जो एआई का जमाना है, तो आज के दौर में कितना जरूरी है, मतलब डिजिटल ब्रांडिंग, फैम? देखिए, एआई का जमाना हो या ना हो, किसी भी चीज का जमाना हो जी, आपका जमाने के हिसाब से होना बहुत जरूरी है। ट्रू। आज एआई का जमाना है, कल दोबारा बेल बॉटम का जमाना होगा, परसों पत्रकारिता का वही इतिहास हो जाएगा कि आप न्यूज़पेपर में लिखना शुरू कर देंगे। तो आप कितना उसके हिसाब से बन रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। आज अगर मुझे एआई नहीं आता होगा तो मैं कई चीजों में स्लो हो जाऊंगी। मैं उन लोगों में से बिल्कुल नहीं है जो बोलेंगे गौहर नहीं नहीं मैं तो बहुत टैलेंटेड हूं, मुझे तो एआई नहीं यूज करना,
और महान बनने की एक्टिंग करूं, मुझसे वो नहीं होता। मैं जो हूं वो हूं, मुझे डर नहीं लगता। मुझे उसके अलावा इस दुनिया में किसी से डर नहीं लगता। आपने इतने टैलेंटेड लोगों के साथ काम किया, तो क्या कॉमन क्वालिटी होती है सक्सेसफुल लोगों में, टैलेंटेड लोगों में? वो हार नहीं मानते, किसी और के ऊपर नाम नहीं लगाते। तुम्हारी वजह से ये नहीं हुआ, मेरे माँ बाप ने ये नहीं दिया, मेरे रास्ते में काली बिल्ली रास्ता काट गई, आज अच्छा दिन नहीं है, किस्मत खराब है, पंडित पे पहुंच जाओ। मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो पूरे दिन में 10 तरह के 10 मुल्कों के एस्ट्रोलॉजरों को देखूंगी और फिर सोचूंगी आज का दिन बुरा था या अच्छा था। मैं शीशे में देखती हूँ हर रोज और मैं बोलती हूँ शिल्पा, तुम हो, तुम ही हो, खुदा और खुदाई और इंसान अपनी मेहनत मजदूरी पे यकीन रखे, सब कुछ मिलता है। सब्र, श्रद्धा, सबूरी। सोशल मीडिया ने अपॉर्चुनिटीज भी दी और प्रेशर भी बहुत। तो जो यंग क्रिएटर्स हैं उनको क्या मैसेज रहेगा? यंग क्रिएटर, मैं भी यंग ही हूँ। नहीं, जो अब फील्ड में आना चाहते हैं, दोस हु आर बिगिनर्स, जेन ज़ी, उनके लिए मेरा क्या मैसेज है? बी रियल, बी रियल। आओ, कोई भी जिंदगी में अपॉर्चुनिटी, बॉयफ्रेंड, पति, माँ बाप को छोड़ के भाई बहन, दोस्त, बेस्ट फ्रेंड, आओ तो वेलकम, जाओ तो भीड़ कम। पता है क्यों? अपने सुकून से ऊपर मेरे आने वाली फ्यूचर जनरेशन किसी को मत सोचना, क्योंकि तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे। हमाम में सब नंगे हैं। बिल्कुल। कामयाबी के पीछे मैंने इंट्रो में भी कह दिया कि काफी सारे स्ट्रगल्स होते हैं। आपकी जिंदगी में कोई ऐसा सेटबैक आया जहां आपको लगा कि यार, जिसने गिव अप करने पे मजबूर किया, जहां ऐसी सिचुएशन आई हो? मुझसे पहली बार किसी ने पूछा है, मतलब मुझे सोचने पे मजबूर किया जिसने, आपने। सेटबैक, मुझे तो लग रहा है कि मेरा करियर की स्टार्टिंग ही सेटबैक है। मेरी जिंदगी की बुनियाद ही सेटबैक है। आप सोचिए, मैंने लॉ करना है, एक बच्चे को बचपन से बड़ा किया गया, उसने रातें काली कर दी लॉयर बनने के लिए, उसे उठा के फेंक दिया मास कॉम करने के लिए। जीरो इंटरेस्ट है मुझे। अपने करियर के 5-6 साल तक मैंने नफरत करी अपने काम से कि मैं क्यों हूं यहां, मुझे तो वकालत करनी है, मुझे वकील बनना है, मुझे भेज दो वहां। घर वालों की लड़ाई करने पे भी मैंने एमए पॉलिटिकल साइंस कर ली, क्योंकि शायद मुझे ये यकीन था कि मैं एक दिन ये सब दुनिया छोड़कर दोबारा लॉयर बन जाऊंगी। पर मुझे फिर पता चला कि यार, मुझे तो भगवान जी ने इतना दिया है। भगवान हो, खुदा हो, अल्लाह हो, जीसस हो, एक यूनिवर्सल है पावर। बिल्कुल। उस यूनिवर्स ने मुझे इतना नवाजा है कि मैं किस चीज को कोस रही हूं। तो मुझे तो लगता है जिंदगी में कोई सेटबैक होता ही नहीं है। आपको जब भी गिराया जा रहा है, समझ लो आप बहुत ऊंचा जाने वाले हो। मुझे गिराया गया है, बुरी तरह गिराया गया है। मेरे 10 साल का रिश्ता टूट गया। 10 साल मुझे एक लड़के ने प्यार का, शादी का वादा किया। आज पहली बार बोली है मैंने ये बात। पूरी दुनिया ने बोला तुम बेवकूफ हो, मैंने कहा चलो इश्क बेवकूफी है तो कर ली। तुम तो यार स्टार हो, इतने सुंदर हो, तुम्हें 100 लड़के मिलते हैं, आज भी मिलते हैं। आज सुबह मुझे मैसेज आया हुआ है, आप क्या करते हो, आपके पापा ने बिगाड़ के रखा हुआ है, पापा की परी हो आप। और आज तक किसी को नहीं पता मेरे पापा नहीं है, मेरे दोस्तों को भी। मैंने कहा यूएस रहते हैं। मुझे किसी की रहमो करम भीख नहीं चाहिए गौर, मुझे नहीं चाहिए। मुझे कोई भी इस दुनिया का आकर बोले बेचारी तुम्हारे पापा नहीं है ना, मैं तुम्हारे लिए करता हूं। क्योंकि मेरे दादू कहते थे 100 चाचे एक प्यो, 100 दूध एक क्यों। मतलब 100 चाचे हो सकते हैं पर बाप एक ही होता है। पंजाब का कोई, पंजाब का डायलॉग है ये, और लाहौर से हैं वो। और 100 दूध के बर्तन हो सकते हैं पर घी एक ही बनता है। तो इसलिए हर दूध घी नहीं होता और हर चाचा बाप नहीं होता। तो बस आपके जो पापा है वही पापा है। पंजाबी आती है आपको? आती है मुझे, बड़ी चंगी पंजाबी आती है मैंने, क्योंकि मैंने MH1 का भी एक रियलिटी शो करा है, निडर। जैसे रोडीज आता था MTV पे, वैसे मैंने MH1 का किया था, निडर।
अच्छा, कोई ऐसा डायलॉग जो आप ऑडियंस को कनेक्ट करने के लिए बोलते हैं? बोलती हूँ, बहुत डायलॉग बोलती हूँ। कोई हो जाए, किस तरीके से? किसी भी तरीके से, जो भी आपका फेवरेट हो, to engage the audience. हाँ, मेरा एक बहुत फेवरेट है कि कभी बचपन है कभी जवानी है, कभी बचपन है कभी जवानी है, झूमती हुई कुछ इस तरह से जिंदगानी है। कि कभी बचपन है कभी जवानी है, झूमती हुई कुछ इस तरह से जिंदगानी है। कौन कब किस पे करता है वक्त बर्बाद दोस्तों, आप सब यहाँ आए, ये आप सबकी मेहरबानी है। ओह ग्रेट। अच्छा, रियलिटी शोज में मतलब सबसे टफ काम क्या होता है? रियल रहना। रियल रहना। रियलिटी कोई शोज ऐसी में कहानी बताए रियलिटी शोज की जो आपके दिल के साथ कनेक्टेड है अभी भी? है वाइल्ड कार्ड एंट्री। लाइक मैंने एमेजॉन का एक रियलिटी शो किया था जहाँ पे सब पंजाब से आए थे, और ये था जब मैं 18 साल की थी, और मुझे लग रहा था जंगल में भेड़िए हैं और मैं एक बिल्ली हूँ, और बिल्ली भी नहीं हूँ, पता नहीं क्या हूँ, मतलब जिसको कुछ नहीं आता है, और उन्होंने मुझे घेर लिया है। और क्योंकि मैं शाय थी बहुत, आज तो नहीं लगता होगा, पर मैं वो इंसान हूँ जो शायद अपने मम्मी पापा के आगे भी कुछ नहीं बोलता था, कि जो बोल दिया मैं वही करूंगी, ये सीधी लाइन है, मैं इस पे ही चलूंगी, मुझे नहीं पता इसके अलावा भी लाइन होती है। तो रियलिटी शो भी जब मुझे मिला, तो मैंने तो अपने कॉलेज की इंटर्नशिप नहीं करनी थी न्यूज रूम में, मुझे न्यूज रिपोर्टर का कोई शौक नहीं था, मिट्टी में अपनी शक्ल खराब करने का, तो मैंने कहा मुझे तो एंटरटेनमेंट में भेज दो। तो जब मैं रियलिटी शो में गई, ऐसी चलेगी, किसी ने छोड़ दिया, हमें भेज दिया कि जाओ यार, एंड मोमेंट में सेलिब्रिटी ने धोखा दे दिया, तुम जाओ बच्चों, हम बच्चे थे, हम चले गए, हमें भी रियलिटी शो देखना नया नया आया था। तो जब मैं वहां गई, कोई मोगा से, कोई लुधियाना से, कोई टांडा से, कोई अमृतसर से, और वो इतने बड़े बड़े चौड़े चौड़े लंबे चौड़े, और वो तो इतनी जल्दी जल्दी भाग भाग के टास्क कर रहे हैं। रोडीज का वर्जन था पंजाब में, तो रोडीज आपने देखा है, और मैं वाकई पापा की परी थी तब तो यार, मेरे पापा ने बहुत ही प्यार से पाला है मुझे। वो पैसे खत्म हो गए अलग बात है, लेकिन है तो हम उसी खानदान से, राजा बाबू बच्चे। तो वो कह रहे हैं जी चलो कीचड़ में, मैंने कहा मैं नहीं जानी कीचड़ में, कीचड़ में कीड़े हुए तो मैं नहीं, मतलब ऐसे ऐसे करके। तो मुझे किसी ने बोल दिया, अरे तुम कुछ नहीं कर सकते, हर टास्क तो ये लड़की हारती है, इसको शो में किसने रखा हुआ है। तो मैंने कहा यार हर बात टास्क, दिल पे आ गई, बात दिल पे आ गई, और दिल पे आ गई तो मेरा एक बड़ा फेमस डायलॉग है पर्सनल लाइफ का, पहल हम करते नहीं, दूल हम छोड़ते नहीं। आप पहल करोगे, खत्म हम ही करेंगे। उन्होंने बैलेंसिंग का टास्क दिया, बक्से ही बक्से, बक्से ही बक्से और नदी, और बक्से से बक्से कूद के बैलेंस करके इधर से उधर आना है। वो सब पहलवान हार गए, बेबी डॉल जीत गई। तो बैलेंस, आई एम वेरी गुड एट बैलेंस। बैक टू द बिजनेस, आपसे जानना चाहूंगा, ये स्पॉटलाइट वर्ल्ड आइकॉन्स का कॉन्सेप्ट क्या है, कब से शुरू किया, एंड इसमें आप क्या करते हैं? स्पॉटलाइट वर्ल्ड आइकन्स, बहुत अच्छा सवाल है, थैंक यू गौहर फॉर द क्वेश्चन। स्पॉटलाइट वर्ल्ड आइकन्स मेरे पापा की लेगेसी को आगे बढ़ाने के लिए मेरी ट्रिब्यूट है, और मेरी माताजी ने स्पॉटलाइट वर्ल्ड SW कंपनी बनाई, जिसके अंदर शेफ स्पॉटलाइट्स हमने शुरुआत करी। सो शेफ स्पॉटलाइट इज इंडियाज ओनली प्लेटफॉर्म टू गिव रिकॉग्निशन टू शेफ्स। आपने देखा होगा, आप रेस्टोरेंट जाते हो, बिल्कुल, आपको रेस्टोरेंट का नाम याद रह जाता है, शेफ का नाम तो नहीं है, नहीं है ना? मानते हो आप? true, तो मैंने कहा जब शेफ का नाम नहीं है, शेफ का नाम कौन देगा? true. तो ऐसे ही बैठे बैठे, क्योंकि मैंने एंकरिंग इतनी करी है, मेरे दिमाग में आया यार शेफ को लाइट मिलनी चाहिए, नाम क्या होना चाहिए, बहुत सोचा बहुत सोचा बहुत सोचा, मैंने कहा शेफ स्पॉटलाइट, स्पॉटलाइट ऑन द शेफ। शेफ स्पॉटलाइट को आज आपकी दुआ से, प्यार से, ऑडियंस की 1 साल पूरा हो गया। मिशलिन गाइड, टैटलर बेस्ट, इतने बड़े बड़े मकाम, जो लोग यहाँ के दिल्ली के रेस्टोरेंट और पूरे इंडिया के लोग, पूरे इंडिया के लोग तरसते हैं कि मिशलिन गाइड देखेंगे, टैटलर बेस्ट देखेंगे, और यूनिवर्स ने मुझे 1 साल में वो सब दिखाया जो लोगों के लिए आज भी, बड़े से बड़े शेफ के लिए नामुमकिन है। पता है क्यों? मैंने अपने ऊपर यकीन करा, हार्ड वर्क की, मेहनत पे। तो ऐसी कोई चीज नहीं है आज कितने लोग जुड़े हुए हैं इसके साथ? हजारों। हमारा थाईलैंड में ऑफिस हमने दिवाली पे खोला अक्टूबर में। पोर्शे मेरी पार्टनर खुन पजरी, उनके साथ थाईलैंड में। ऐसे हमारे पार्टनर बने सिंगापुर में, ऐसे बने दुबई में, हांगकांग में,
बुत्तर ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऐसे कई लोग जो भारत के टैलेंट को आगे लेके जाना चाहते हैं। तो जो स्पॉटलाइट वर्ल्ड पे वापस आते हुए मैंने सोचा ऐसी कई कहानियां हैं जिनको स्टेज चाहिए, उन्हें मीडिया चाहिए, उन्हें नाम चाहिए। और मैं क्योंकि मीडिया से हूं और मुझे ऐसा लगा कि अगर मैं उनकी कहानी बताऊंगी तो उसमें वेट आ जाएगा और लोग सुनेंगे। वो खुद बेचारे इतना सोशल मीडिया करते हैं गौहार, ब्रांड पूरा दिन लगे रहते हैं, कोई उनकी कहानी नहीं सुनता। True. तो उन्हें कोई चाहिए जो उनकी आवाज बने। True. तो मैंने बोला यू ऑलवेज वांट एंड नीड somebody to talk about you and that somebody is me. Oh, great. So I opened Spotlight World Icons and we do profiling for brands. Yeah, we wish you all the best. आप हमें ये बताएं कि जो हमारे इंडिया की जनरेशन, मतलब आज की जनरेशन है इंडिया में, उनकी सबसे बड़ी वीकनेस और स्ट्रेंथ क्या है आपके मुताबिक? वीकनेस है फोन। और स्ट्रेंथ फोन कैसे? कहते हैं ना, एक ही नजर से देखने दुनिया को देखने वाले लोगों, एक लड़की बीवी ही नहीं माँ भी हो सकती है। शायरी का भी शौक है आपको? बहुत ज्यादा। दिया ही शायरी ने सब कुछ। शायरी ना होती तो मेरा घर ना चलता। तो इस वक्त क्या माइंड में कौन सी शायरी चल रही है, ये सेटअप देख के, ये कहानी शेयर करके? चल तो रही है। हो जाए यार एक्चुअली क्या होता है, जब खुद के लिए शायरी बोलनी पड़ती है ना तो रोना आ जाता है। थोड़ा सा मैनेज करें। तुम बोलो यार। एक्चुअली क्या है कि पूरी जिंदगी बोलते हुए निकल गई। कहते हैं कि थोड़ी, एक तो वो गाना मुझे बहुत पसंद है, थोड़ी सी जमीन थोड़ा आसमां, तिनकों का बस एक आशियां। तो मुझे शुरू से थोड़ी सी जमीन चाहिए थी, थोड़ा सा आसमान चाहिए था, और लगता नहीं था कि कभी कुछ मिलेगा, पर सब दिया उसने, सब कुछ मिला है, सब कुछ चंगा है, सब कुछ चंगा है। और कहते हैं ना कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो मैं यही शायरी बोलना चाहूंगी कि वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, वो नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाना, मेरी जिंदगी है तुमसे कहीं तुम बदल ना जाना। ग्रेट। उनसे ही है। मांगो तो भिखारी हूं मैं, नंबर 1 भिखारी हूं, मेरे से बड़ा फकीर नहीं है इस दुनिया में। मेरे दोस्त कहते हैं ना, यार तुमसे शिल्पा से मिलने, मेरी मैनेजर को बोलते हैं, मंशा को, मेरी को शिल्पा से मिलवा दो। मेरी मम्मी से बोलते हैं, अरे आपकी बेटी से मिलवा दो। मैंने कहा मिलो मुझे, मैं तो सादा इंसान हूं, जो फकीरी में अमीरी है वो कहीं नहीं है। बिल्कुल। आज मैं चाहूं एक से बढ़कर एक कपड़े पहनूं। सूफी म्यूजिक के साथ टच है आपको? बहुत बड़ा। मेरी मम्मी इसको सुनना पसंद करती हैं? मेरी मम्मी एक कार्यक्रम करवाती है, रूहानियत एक सूफी शाम। ओह, उन्होंने कहा तो मुझे जरूर किसी की हमें मदद मम्मी नहीं से भी चाहिए। मिला दें। हाँ, उनको बुलाइए आप, क्योंकि वो उन लोगों को मंच देती है जिन्हें कोई मंच नहीं देता। तो किनको आप ज्यादा सुनना पसंद करते हैं सूफी सिंगर्स की अगर बात करें? हाल ही की बात है, मुझे वहादत रमीज जी बहुत पसंद है। मुझे नुसरत फतेह अली खान जो लेजेंड है, वो तो खान साहब, नुसरत साहब इज लेजेंड। बिल्कुल। बट मास्टर सलीम, मास्टर सलीम, आई लव उनकी आवाज। कुछ याद आ रहा है इस वक्त मास्टर सलीम का? हाँ, मास्टर सलीम जी का एक बहुत ही अच्छा है, जिन्होंने सब लोगों को एक साथ किया। रियल खान साहब, कमाल खान, बिल्कुल, बहुत सारे लोगों को एक साथ करके उन्होंने एक बंदिश बनाई। और कभी भी मैं उनके लिए कुछ डालती हूँ, वो रिपोस्ट जरूर करते हैं। ओह ग्रेट। ये उनकी एक बहुत, मुझे लगता है कि मैंने अगर कोई इस मिलियन के मकाम पे पहुंचकर इतना प्यारा सादा इंसान देखा है। हो सकता है वो इस शिल्पा को, मेरी मम्मी को जरूर जानते होंगे, पर मुझे ऐसे जानते भी नहीं होंगे। शोज मैंने उनका काफी करे हैं, पर हमेशा एक्सेप्ट करते, हमेशा रिपोस्ट करते। कैसे हो सकता है इतना बड़ा इंसान? तो उनकी ये ना बहुत अच्छा है, उनकी ये जो बंदिश है, नसीबा खोल दे मेरा, नसीबा खोल दे मेरा, तो मदद कर मेरी मौला। आई लव दैट, आई लव दैट। वो कहते हैं कि मैं इस काबिल हो जाऊं कि मेरे घर वाले कभी मत रोए, मैं इस काबिल हो जाऊं कि दुनिया में कुछ अच्छा करके जाऊं। इतना ही नसीब खोलो
पर कभी किसी को नीचा नहीं दिखाना, क्योंकि इंसान पता है क्या भूल जाता है। मेरे को संजय मलिक जी ने एक बात बोली थी, जी मुझे शादियों की एंकरिंग में डाला उन्होंने। पहले मैंने बहुत कोसा अपने आप को, अरे यार ये क्या है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। शिल्पा ये कहाँ हो तुम, कहाँ टीवी, कहाँ कॉर्पोरेट एंकरिंग, और कहाँ तुम शादियों में बोल रहे हो, और वहां पे मुजरा हो रहा है और पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और लड़कियां डांस कर रही हैं नंगे कपड़े पहनकर, और मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे इतने अच्छे घर से। मुझे ऐसा लगता था कि यार ये क्या हो गया मेरे साथ। आप सोचो, मेरे घर में मार्केट जाके कपड़े खरीदने अलाउड नहीं थे, घर पे आता था दुकानदार कपड़े देने, लाइक एनी फिल्मी दुनिया। पेंसिल भी ड्राइवर लेके आ रहा है, और मैं खड़ी हूँ, मेरे सामने लड़कियां डांस कर रही हैं, शादी हो रही है, लोग पैसे उड़ा रहे हैं, लोग गाने गा रहे हैं, ऑर्केस्ट्रा है, तो कितना बुरा लगता होगा। रोती रहती थी मैं पीछे, इतना रोई हूं, इतना रोई हूं, इतना रोई हूं कि अब रोते हुए हंसना आ गया है। ऐसे हंस सकती हूँ मैं रोते रोते। मेरे दादू की शमशान घाट में डेड बॉडी जल रही थी, और मुझे उसी दिन एंकरिंग करनी थी। कोई और होता छोड़ देता, डिच कर देता, मैं गई करके। टू ऑल द यंग फीमेल्स जो हमें Yeah. इस वक्त देख रहे हैं, उनके लिए आपकी क्या मैसेज रहेगी बिफोर वी विल एंड दिस पॉडकास्ट? जिंदगी में कुछ भी बनो, सबसे पहले तो बेटी बन के आओगी तुम किसी की, बिल्कुल। चाहे वो तुम्हें छोड़ें या अपनाएं, जिस तरह की भी दुनिया है, जिस तरह की भी तुम्हारी किस्मत है। बिल्कुल। अब लोग कहते हैं किस्मत, हाँ है, क्यों नहीं है, बिलीव इन डेस्टिनी, आई लव डेस्टिनी। ट्रू। ठीक है, तो चाहे बेटी बन के आओ, चाहे फिर किसी की बीवी बनो, किसी की गर्लफ्रेंड बनो, किसी की बहन बनो, किसी की एम्प्लॉय बनो, किसी की दोस्त बनो, किसी की पसंदीदा औरत बनो, या किसी औरत से तुम मोहब्बत भी करो, मैं सपोर्ट करती हूं, बिल्कुल सपोर्ट करती हूं मैं। और कुछ भी करो, पर पैसे का कंट्रोल अपने हाथ में रखो। हार्ड वर्क। एक तो अपना पैसा हमेशा बचाओ, और दूसरा कभी भी पनौतियां मत पालो। कुछ भी पालो, टॉमी पालो, बिल्ली पालो, कुत्ता पालो, घोड़ा पालो, पर किसी की भी गलत फहमी मत पालो, और किसी को भी गलत उम्मीद मत दो। तो अगर आपको शादी भी करनी है, कुछ भी करनी है, फाइनेंशियल सिक्योर जगह करना, क्योंकि मैंने देखा है लोगों के दिल टूटते हुए, और मैंने देखा है कई लड़कियों को मेरे सामने टूटते हुए। अगर मैं आपसे पूछना चाहूँ कि क्यों इतना ज्यादा राइज हो रहा है डोमेस्टिक वायलेंस में, या बहुत ज्यादा शादियां हो रहा है। टूट रही, क्यों, मतलब आपके हिसाब से? दोनों की गलती है, लड़कियों की बहुत ज्यादा गलती है। आज बहुत लड़कियां मुझे ट्रोल करेंगी, अभी गंदे गंदे कमेंट करेंगी, इसके बाद अगर आप डाल दोगे तो मुझे नहीं डर लगता। मैं उस मकान पे हूं, मैं अभी मर जाऊं यहां से निकलते, मुझे कोई मलाल नहीं। मैंने सब कर लिया। जब मेरी माँ खुश, मेरे भाई खुश, मेरी बहन खुश, मेरे काम करने वाले खुश, गौहार खुश, सब खुश, तो मैं खुश। सब राजी, रब राजी, हम राजी। लेकिन आज के डोमेस्टिक वायलेंस, आज की ये जो भी चीजें हो रही हैं, उसमें लड़कियां भी बराबर की शरीक हैं। वो जमाना था कि लड़कियों के साथ बहुत बुरा होता था, पर अब ऐसा बहुत कुछ अच्छा भी हो रहा है। मेरे सामने ऐसी कई लड़कियां हैं जिन्होंने बिजनेस बना लिया है, ट्रू। लड़कों से शादी कर करके एलिमनी लेने का। मेरे सामने ऐसी कई लड़कियां हैं आज भी जो लड़कों का साथ देती हैं 2 नंबर के धंधे करने के लिए। मैं खुद देखती हूं अपनी आंखों से, उबर ड्राइवरों को टॉर्चर करती है कि फ्री में ले जाओ हमें रात की पार्टियों पे। कई लड़कियां आज की जो गंदे गंदे नशे करती हैं और फिर गंदे गंदे कपड़े पहनती हैं और गाड़ियों में सो जाती हैं और अपने घर नहीं जाती। पूरी रात ड्राइवर 200 रुपए के किराए में उनके घर के नीचे लगाए रखता है कि शायद सुबह मैडम क्यूरी उठेंगी तो पिताजी ऊपर से आएंगे और अपनी इज्जत समेटेंगे, लेके जाएंगे। माँ बाप की भी गलती है। ऐसी लड़कियों को पापा की परी बना के आगे शादी कर देते हैं पैसे के दम पे, कुछ नहीं आता। और जब सास बोलती है तो वो आके रोती है तो मम्मी बोलती है छोड़ो दूसरी करा देगी, बहुत पैसा है। आपके पास कितना भी पैसा है, आप अपनी बेटियों को प्लीज गुरुकुल भेजें। आप अपनी बेटियों को नहीं संभाल सकते तो फॉरेन कंट्री भेज दे, जहां उन्हें कुछ भी हो, कितनी भी परी हो, कितनी भी करोड़पति हो, खुद काम करना ही पड़ेगा, उनके रूल ऐसे हैं। और लड़कों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि अगर एक लड़की आपसे प्यार करती है, उसके पाँव की जूती मत समझो। वो अपना घर छोड़ के अगर तुम्हारे घर आ रही है तो उसको अपनी पाँव की जूती मत समझो।
वो अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे घर आ रही है, दहेज मांगना पाप है। दहेज के लिए केस देख रहे हो ना आप इस समय होते हुए, दहेज मांगना पाप है। दहेज मांगने वाला भी पापी, दहेज देने वाला भी पापी। और इतने मर्डर जो अभी हुए क्यों हैं? पहले दहेज दिया था ना, उसी में 2-3 चीजें रह गई थी, तो आपकी लड़की को उसने थोड़ा मारा, आप नहीं मरवाया। सिंपल बात है गौहर। अगर मैं तुम्हें आज बोलूं कि यार ये लो, आज तुम्हारे बर्थडे पे सोने की चेन दे दी, पर ना तुम्हारे अगले बर्थडे पे सोने की ईंट भी दूंगी। अब अगले बर्थडे में तुम्हें मैंने सोने की ईंट नहीं दी और तुम्हें उम्मीद है कि सोने की ईंट बोली थी शिल्पा ने, नहीं दी। पहले थोड़ी बहुत बहस हुई, फिर तुमने सुनाना शुरू करा, फिर एक बार थप्पड़ मारा, मेरे सिर पे लग गया, मैं मर गई, पर उम्मीद तो मैंने ही दी थी। ये तो लोग भूल ही जाते हैं। इसीलिए किसी का घर बर्बाद मत करो, ना झूठी उम्मीद दो, ना लो। शांति की जिंदगी जियो, जितना कर सकते हो उतना करो। बेटियों को बिजनेस के लिए मत बेचो। लड़कों को इसलिए पैदा मत करो कि वो किसी पैसे वाले के घर जाकर उसका बिजनेस लेकर आएंगे। शादी करो बिना पैसे को साइड में रखकर, इंसान को समझकर। और लड़कियां जो हैं आजकल की, अगर आपको कोई लड़का छोड़ता है कि तुम उसके हिसाब से पतली नहीं हो, पैसे वाली नहीं हो, या पार्टी नहीं करती, या नशे नहीं करती, या पीती नहीं हो, तो उसे बोलो भैया थैंक यू, निकलो, आप जैसे कहीं आएंगे। तो आपकी कॉन्वर्सेशन से हमें बहुत कुछ हमारी ऑडियंस को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपका बहुत बहुत Thank you. शुक्रिया, और हम अगले पॉडकास्ट में किसी दिन जरूर मिलेंगे। जरूर गौहर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। बट सबसे इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बोलना चाहूंगी, जब आपने मुझसे बात करी थी, ये सब तो इंसान की जिंदगी में उसे जरूर मोटिवेट करेगा, इंस्पायर करेगा, पर मेरी रिक्वेस्ट है आवाम से, आपने कहा यूथ से, बिल्कुल, लड़कियों से। पहली बार जितनी लड़कियां इस शो को देख रही हैं आज आवाज के माध्यम से, आपके माध्यम से, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि आपको कभी भी जिंदगी में किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं है। मेरा, शिल्पा भसीन का स्पॉटलाइट वर्ल्ड मीडिया का दरवाजा आपके लिए खुला है। और आवाज से मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपके पास भी कोई ऐसी लड़की आती है, महिला आती है, जो कुछ करना चाहती है पर उसको कोई जॉब नहीं दे रहा है या कोई मंच नहीं मिल रहा, उसको आप मेरे पास भेजो। मेरे पास जो हो सकता है मैं उसके लिए करूंगी, उसको ट्रेन भी करूंगी फ्री में। ग्रेट। मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। मैं चाहती हूँ जो मैंने सीखा है अपने इतने साल के तजुर्बे से, मैं उसको आगे दुनिया में देके जाऊं, ताकि कल मेरी जैसी कई शिल्पा बने और उनके माँ बाप, चाहे ऊपर हो चाहे नीचे हो चाहे कहीं भी हो, उनके भाई बहन सब फक्र नहीं, शुक्रिया अदा करें। बताऊं क्यों? अच्छा हाँ, एक तो लाइफ इंश्योरेंस भी करा के जरूर मरना जिंदगी में। बता रही हूं, क्योंकि जब किसी का अपना मरता है ना, उसे प्यार से ज्यादा गाली पड़ती है अगर वो मरने वाले ने लाइफ इंश्योरेंस या पीछे से कुछ ना छोड़ा। सबसे पहले पैसा कमा के मैंने लाइफ इंश्योरेंस करवाई थी, करोड़ों की, और बता भी दिया था कि भैया देखो प्लीज मुझसे प्यार करो, मरने के बाद भी तुम्हें देखे ही जाएंगे, मतलब के लिए मत दोस्ती करो। तो आज के पॉडकास्ट में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली, डाइवर्स इन्फॉर्मेशन मिली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ आने के लिए। आवाज द वॉइस के एक और पॉडकास्ट में हम किसी और गेस्ट के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज।